नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि और बागवानी से जुड़ी नई जानकारी आप सबसे हम साझा कर सकें, जिससे फसल का अच्छा उत्पादन हो सके, किसानों को आय के नए स्रोत मिल सकें और उनको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आज हम फिर हाजिर हो गए हैं। हमारा आज का विषय है कीवी की उन्नत खेती। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है के प्रमाणिक जी, डॉक्टर के प्रमाणिक जी, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शिमला में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज हम जैसे कीवी की खेती की बात करने वाले हैं और जैसे कि हमें पता है कि हिमाचल एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कीवी की खेती की हिमाचल में क्या क्या संभावनाएं हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप पूछा जी। हिमाचल प्रदेश में आजकल देखते हुए ये जलवायु परिवर्तन, हिमाचल में बागवानी का विविधीकरण, ये सब मद्देनजर रखते हुए कीवी का खेती का संभावना बहुत अच्छा है। जी। आपको पता होगा जे कीवी भारतवर्ष में पहले जब लगा था बेंगलोर में लालबाग गार्डन में लगा था जी। तो वहाँ लगाने के बाद वहाँ कोई बड बास्टिंग नहीं हो रहा था जी। तो उसको पौधे को जब हम शिमला कंडीशन में लगाए तब यहाँ बड बास्टिंग हुआ, मतलब फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब कुछ हुआ। तो कीवी एक नया क्रॉप की तरफ से आ रहा है और कीवी का जो गुणवत्ता आपको पता ही है, जे जब डेंगू डिजीज़ होता है गर्मी के टाइम में, अभी गर्मी आ रहा है, प्लेन्स में इतना डिमांड हो जाता है जे एक एक फ्रूट 50 से लेकर 100 रुपया तक बेचते हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर ऐसी गुणवत्ता है जो डेंगू डिजीज़ के कारण से जो आपका मच्छर काटने से होता है, तो ब्लड प्लेटलेट जो है ना वो फॉल कर जाता है। अच्छा। लेकिन ये खाने से उसको स्टेबल कर देते हैं, इसलिए डॉक्टर ने, एम्स का डॉक्टर रिकमेंड किया और उसी टाइम में बहुत अच्छा डिमांड हो जाता है। सेकेंडली, आपका कोरोना के टाइम में भी पता चला कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत है, तो विटामिन सी और जिंक, कोरोना डिजीज को हम फाइट करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता था कि विटामिन सी टैबलेट खाइए, जिंक टैबलेट खाइए। तो इसलिए कीवी का एक अच्छा संभावना है और हिमाचल ऐसे राज्य है जहाँ पर शीतोष्ण फल होता है, तो कीवी भी एक शीतोष्ण फल हो गया, क्योंकि इसका ठंडापन जरूरत पड़ता है, जो 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर इसको ज़रूरत पड़ते हैं। ये 100 घंटा से लेकर इसको अलग अलग किस्में हैं जो ज़्यादा घंटे का ज़रूरत पड़ेगा, मिनिमम 100 चिलिंग आवर्स, 100 आवर्स का ज़रूरत पड़ते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि हिमाचल जो है एक आइडियल कंडीशन है कीवी के लिए और ये साथ में हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल में कहाँ कहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है। हाँ, देखिए, ये भी सवाल आप जो पूछा जी, मैं बोला जी शीतोष्ण फल, तो हिमाचल को सेब का राज्य के हिसाब से माना जाता है, तो सेब एक ऐसे शीतोष्ण फल है जो पहले नंबर में आ जाता है। इसके बाद नाशपाती, फिर गुठलीधर फल जैसे कि आड़ू, प्लाम, आपका खुमानी, बादाम, ये सब जहाँ पर ही होता है, और नट क्रॉप्स जैसे अखरोट, आपका हेज़लनट, ये सब चेरी वगैरह जब जहाँ पर ही होंगे तो ये शीतोष्ण फल जहाँ पर ही होंगे कीवी वहाँ पर उगाए जाएगा। जी, जहाँ पे ये सारे फल होंगे वहाँ पे कीवी भी बहुत आराम से लग सकती है। जी, तो अगर हम जैसे कीवी के बारे में बात करें तो कीवी के लगाने के लिए, खेती करने के लिए किन विषयों पर खास ध्यान देना चाहिए किसानों को? देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। जे कोई भी खेती करेंगे तो कुछ ना कुछ पौधे के लिए अलग अलग ध्यान देना पड़ता है। बाकी चीज़ जो है, एक कीवी जो है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों प्लांट अलग होता है। इसको हम डायोसियस प्लांट बोलते हैं, जो नर पौधे और मादा पौधे अलग अलग। तो एक तो पहले ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हम जब लगाएंगे 9 मादा पौधे के साथ एक नर पौधे लगाना चाहिए। अच्छा। एक तो ये चीज़ ध्यान। दूसरा होगा जो आप जो ज़मीन में लगाएंगे, ज़मीन में पहले सॉइल टेस्टिंग करा के उसको जांच करा लीजिए, जे इसका पीएच कितना है, इसका उर्वरता कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है। ये सब चीज़ जब पता चल जाता है तब आसान हो जाता है जो बाहर से और कितना अप्लाई करना पड़ता है। कभी कभी हमको पता नहीं चलता है ना, बिना जांच में जो आपका मिट्टी में क्या है, तो हम ऊपर से अप्लाई कर देते हैं, तो ये वाला ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है जो
पौधे कहाँ से लेंगे, आप पहले से डिसाइड करिए जो मैं पौधे कहाँ से ले रहा हूँ, कौन से किस में ले रहा हूँ, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होता है कभी कभी आप गड्ढा बना दिया, उसके बाद आप पौधे ढूंढने चला गया, आप पौधे ले आके फिर गड्ढा बना रहे हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। फिर कौन से जगह में आप कीवी का प्लांटिंग करेंगे, जैसे कि आप थोड़ा धूप साइड में करेंगे, छाँव में करेंगे, ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें इतना फोलिएज आ जाता है तो आपको थोड़ा सनी एस्पेक्ट चाहिए इसके लिए, फ्रूट साइज भी इंक्रीज करने के लिए। बाकी होता है जो इसके स्ट्रक्चर जरूरत है, क्योंकि ये बेल जैसे होगा, अंगूर का जैसे बेल होता है ना, कीवी का फल जब लगता है गुच्छा में लगता है, तो इसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जरूरत पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज में वही आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि कौन से टाइप सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देंगे। जैसे टेलीफोन वायर जैसे पहले होता था 3 तार सिस्टम, तो टेलीफोन वायर सिस्टम में करेंगे, निपिन सिस्टम, बावर सिस्टम, परगोला सिस्टम, कौन से सिस्टम में आप करना चाहोगे, पहले से आपका वो वाला ट्रेनिंग होना चाहिए। फिर ध्यान रखना पड़ेगा जी ये पौधे के लिए आपका विंटर प्रूनिंग का भी जरूरत पड़ेगा, समर प्रूनिंग का भी जरूरत पड़ेगा, ये सब चीज़ में, और सिंचाई का बंदोबस्त। कोई भी पौधा लगाएंगे सिंचाई का जरूरत पड़ता है, लेकिन ये पौधे बहुत लंबा टाइम, जब फ्रूट सेटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक बहुत लंबा टाइम तक ये पौधे में रहता है फल, तो इसलिए सिंचाई का प्रबंधन भी होना चाहिए। उसके ऊपर आप जो बोल रहे हैं कौन से खेती आप करेंगे, आप आजकल चल रहा है प्राकृतिक खेती, बिल्कुल, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो जैविक खेती, और रासायनिक खेती। तो आपको माइंड में होना चाहिए जो मैं कौन से तरह खेती करूँगा, तो वो उसके फिर माइंड रख के आपको खेती का ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर, आपने इतने सारे पॉइंट्स किसानों को बताए हैं, तो हम इसके बारे में डिटेल में आगे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम मिट्टी से शुरुआत करते हैं कि मिट्टी की किस तरह की गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए, मिट्टी में क्या होनी चाहिए, और किस तरह से किसान जो है सही भूमि का या मिट्टी का चयन कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले भी बताया जो मिट्टी का जांच तो पहले कराना पड़ेगा, उसके बाद आता है इसके पीएच, जो अम्लता बोलते हैं ना, तो ये न्यूट्रल पीएच में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 6.5 जो पीएच रेंज होता है, ज़्यादा 7 अबव हो जाएगा तो इसको यील्ड में फर्क पड़ जाता है ना, तो कम हो जाता है, क्योंकि वो इसमें मैंगनीज डेफिशिएंसी में आ जाता है, इसके लिए जो वाइटल रोल भी प्ले करता है। तो बाकी होता है जी, आप जब गड्ढा बनाओगे, गड्ढा का साइज 3 फुट बाई 3 फुट बाई 3 फुट होना चाहिए। वो गड्ढा जब बनाओगे, उसका जो मिट्टी का 1.5 फुट का मिट्टी पहले वो अलग रखना है, फिर 1.5 फुट से 3 फुट मिट्टी अलग चला जाएगा। अभी जो ऊपर वाला मिट्टी जो रखा, उसमें आपको मैं बोला जो कौन से खेती करेंगे, उसी हिसाब से गोबर का खाद, हम थंब रूल में बोलते हैं जी 10 किलो तो गोबर का खाद आपको हर गड्ढा में लगना चाहिए। आप खाली गोबर का खाद ही देंगे तो जितना ज़्यादा दे पाएंगे दे दीजिए। तो वो वाला ऊपर वाला जो मिट्टी है उसमें हमारा जो आधा गोबर का खाद उसको मिक्स कर लीजिए, वो नीचे चला जाएगा, और नीचे वाला जो मिट्टी में आधा खाद मिला के ऊपर में आ जाएगा। 1 महीने पहले से आपका ये वाला गड्ढा बना के रेडी रखना चाहिए। उसके अंदर जो भी खाद डालना चाहेंगे, रासायनिक खाद होगा तो थंब रूल में हम 35 ग्राम नाइट्रोजन, 70 ग्राम फास्फोरस, 35 ग्राम पोटेशियम रिकमेंड करते हैं थंब रूल में। ये आपका जांच का रिपोर्ट आया नहीं तो ये वाला आप मिक्स कर दीजिए। तो हम 35 ग्राम नाइट्रोजन बोल रहे हैं। 35 ग्राम नाइट्रोजन मतलब हम बोला नहीं जो आप नाइट्रोजन कौन से खाद से ले आएगा। आपके पास नाइट्रोजन के लिए यूरिया भी है, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट भी है, कैल्शियम नाइट्रेट भी है। तो आपका कौन से खाद है, एग्जाम्पल कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट आपके पास है, तो उसमें नाइट्रोजन होता है 25%। तो हम 35 ग्राम नाइट्रोजन करेंगे तो 25% है तो 4 गुना कर दीजिए, मतलब 140 ग्राम आप कैन को डाल दीजिए। तो इसी तरह 70 ग्राम फास्फोरस कौन से सोर्स से लेंगे, फिर पोटेशियम है, तो उसी तरह आप कैलकुलेट करके वो गड्ढा में भर के 1 महीने पहले से रेडी रखिए। ठीक है ना। जैसे आप खाद का बात कर रहा था, जो नाइट्रोजन हम 2 बार इसको जो डोज है ना, हाफ करके 2 बार लगा सकते हैं। जनवरी फरवरी में 1 डोज दे दिया, और एक फ्रूट से जब से फ्रूट सेटिंग हो जाएगा अप्रैल मई के
उसी टाइम में अप्लाई करिए। जी तो इसी तरह ध्यान रखना चाहिए। जी। तो जैसे आपने बताया कि जो अलग अलग खाद ले रहे हैं उसमें लिखा होता है कि कितने प्रतिशत उसमें मात्रा है, तो उसके हिसाब से वो डाल सकते हैं। जी। तो अगर हम किस्मों की बात करें तो किसानों को आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी वो किस्में हैं जो लगा सकते हैं, किस्मों का चुनाव कैसे कर सकते हैं बेसिकली किसान? देखिए, अभी तक इंडिया में जनरली 5 किस्में चल रहे हैं जी जो है हार्वर्ड, जी फिर आपका एलिसन, जी मंटी, ब्रूनो, एबर्ट, जी ये 5 किस्में हैं। लेकिन 5 किस्में हैं जो अलग अलग हाइट के लिए, माने अल्टीट्यूड के लिए अलग अलग किस्में हम रेकमेंड करते हैं। जो लोअर अल्टीट्यूड है उसके लिए ब्रूनो, एबर्ट वैरायटी अच्छा चलेगा। जो मिड उसमें है, उसमें आपका ऑलमोस्ट सारे वैरायटी चलता है। एबर्ट, ब्रूनो भी चलेगा, उसके साथ साथ मॉन्टी, एलिसन भी चलेगा। और थोड़ा हाइट जब से ऊंचा हो जाता है तो हार्वर्ड वैरायटी, एलिसन वैरायटी हम जनरली रिकमेंड करते हैं। तो उसी हिसाब से, लेकिन आजकल बाहर से भी ये जो किस्में हैं, ये जब फ्रेश आप मार्केट में देखेंगे বা खाएंगे, इसके अंदर ग्रीन कलर, हरा फ्लेश होता है ना। लेकिन आजकल लोग येलो फ्लेश, आपका रेड फ्लेश, फिर आपका दूसरा जो गोल्डन फ्लेश, इसी तरह की भी पसंद कर रहे हैं। तो कुछ कुछ वैरायटी आजकल इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन वो ट्रायल में चल रहा है। हमारा पास भी ट्रायल है, NBPGR से हमारे पास दिया, तो उसमें भी ट्रायल है येलो फ्लेश वैरायटी। तो जैसे आ जाएगा तो अब अभी तक मार्केट में जनरली ग्रीन फ्लेश 5 वैरायटी अवेलेबल है जी। और इसके अलावा जो नई वेराइटीज है वो इंट्रोड्यूस हो रही है धीरे धीरे। हाँ, उसका इवैल्यूएशन चल रहा है कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर फार्मर्स के पास ये पहुंच जाएंगे जी। तो अगर हम पौधों की बात करें तो जो किसान है जो शुरुआत करना चाह रहे हैं वो पौधे कहाँ से खरीद सकते हैं इसके लिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ये बहुत महत्व रखते हैं कोई भी फ्रूट क्रॉप्स के लिए, क्योंकि आपका अल्टीमेटली इसका गुणवत्ता बा इसका यील्ड कितना देंगे तो उसका डिपेंड करेगा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिलते हैं जो जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे हम लोग है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र केंद्र शिमला, फिर डॉक्टर वाई.एस. परमान यूनिवर्सिटी नौनी, इवन पलमपुर में भी कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पलमपुर है। डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे व फार्म होंगे वहाँ होंगे, और रजिस्टर्ड नर्सरी जो नर्सरी रजिस्टर्ड है उसके से ले सकते हैं, जहाँ पर आप ऑथेंटिक बोल सकते हैं जो हम जो किस्में मांगेंगे वो मिलेगा। बाकी देखिए, कोई बेच रहा है, मैं उसके ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो लोग देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जो टैगिंग करके दे जो किस्में आप मांग रहे हो, जो एरिया के लिए आप मांग रहे हो वो वैरायटी वो लोग प्रोवाइड करें। एक ट्रस्टेड सोर्स से खरीदें। खरीदना चाहिए। तो अगर जैसे घर में ही पौधे कोई तैयार करना चाहे तो घर में कैसे तैयार कर सकते हैं वो पौधे? देखिए, पौधे तैयार करना इतना आसान नहीं है जे आप, लेकिन हाँ जिसका इंटरेस्ट है, कोई नर्सरी मैन है वो तो पौधे तैयार कर सकता है। लेकिन आप जैसे बोला आप भी चाहिए तो हमारा पास देखिए हम ट्रेनिंग देते हैं जे पौधे को कैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग करना है, पौधे को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम देते हैं। जैसे आप पूछा जो घर में किसी का थोड़ा जायगा है वो कीवी का काटिंग, कीवी का जो किस्में है ना वो किस्में का काटिंग कोई जगह से आपको मिल जाए तो कटिंग ले आके उसका जो है नीचे थोड़ा बहुत चीरा लगाना पड़ता है, हल्का ज़्यादा नहीं है, जो उसको जो खाल है खाल में डैमेज ना करके ऊपर से जो छिलका है छिलका में थोड़ा चीरा लगा के एक दो चार चीरा लगा के एक रूटिंग हार्मोन मिलता है। अच्छा। जो जड़ के लिए कैल्शियम हो जाएगा, फिर जड़ के लिए अच्छा रहता है। अच्छा। रूटिंग हार्मोन, तो रूटिंग हार्मोन भी हमारे पास उपलब्ध है। तो कटिंग लेकर वो रूटिंग हार्मोन में आधा 30 सेकेंड में डिप करके फिर उसको थोड़ा छांव में एब्जॉर्ब करने दे जहाँ पर, फिर उसको लगा दे और उसके बाद आपको थोड़ा सिंचाई रखे और थोड़ा भुरभुरा मिट्टी में उसके साथ थोड़ा सैंड जो रेता और कोई जो गोबर का खाद हो, कोकोपीट हो, आजकल वर्मी कंपोस्ट हो, मिक्स करके थोड़ा लगाए तो कीवी से भी, कीवी काटिंग के थ्रू भी उन्होंने उगा सकते हैं। फिर सीड से भी उगा सकते हैं, लेकिन सीड से एक प्रॉब्लम है, सीड से जो आएगा सीडलिंग आएगा
फलदार पौधे के लिए एक एक सीडलिंग अलग अलग हो जाता है ना, जैसे कि आप चाह रहे हो जो किस्में बा जैसे साइज वो सब थोड़ा डिफाइंस हो जाता है हाँ, जो सीडलिंग पौधे से। और सीडलिंग पौधे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगाता है जी उसमें फल आने के लिए। हाँ, तो जनरली सीडलिंग पौधे के ऊपर हम ग्राफ्टिंग बाडिंग करने के लिए बोल देते हैं। अच्छा। जो किस्में आप चाहोगे उसमें कलम कर दो, फिर वही मिल जाएगा जी। हाँ, तो घर में भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन थोड़ा केयर लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप कटिंग लगा दिया फिर उसमें और देखभाल नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, फिर मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर पॉसिबल है। पॉसिबल है। कोई जिसके खेतीबाड़ी में इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। हम तो आजकल किचन गार्डन में बोलता हूँ जो हर टाइप पौधे लगाओ। आजकल न्यूट्री गार्डन का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी सबको देना है, तो इसलिए सब किस्म का अच्छा पौधे लगाए, अलग तरह का पौधे लगाए, तो इसी तरह लगा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं जी। तो सर आपने फीमेल और मेल प्लांट की बात की थी, तो जो कोई पौधे खरीदने जा रहा है या फिर वो खुद भी तैयार कर रहा है पौधे, तो वो पहचान कैसे करेगा ये पौधों की? देखिए, पौधे का पहचान इनिशियल स्टेज में करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, इसमें पौधे देख के जो मेल फीमेल का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है जी। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स है जैसे मेल में थोड़ा ज़्यादा पहले लिफिंग आ जाता है, बस्टिंग शुरू होता है, वो थोड़ा बहुत इंडिकेशन देते हैं, लेकिन ये नहीं है। जब फ्लावरिंग आएगा ना, फूल जब खिलेगा, फूल देख के फिर हम करेंगे जो मेल फ्लावर है उसमें खाली मेल पार्ट्स रहेगा, उसमें कोई फीमेल पार्ट्स नहीं रहता है। जैसे ओवारी होता है, आपका स्टिग्मा होता है, ओव्यूल होता है, तो ये सब चीज़ मेल उसमें नहीं रहेगा। और जो फीमेल फ्लावर होगा वो हार्डोपोडाई बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें मेल पार्ट भी रहेगा, फीमेल पार्ट भी रहेगा, लेकिन मेल पार्ट उसको सेल्फ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मेल से पोलन लेकर उसको पॉलिनेट करना पड़ता है। अच्छा जी, तो इसीलिए उनको ध्यान ट्रस्टेड सोर्स से अगर वो पौधे लेंगे तो फिर उनको पता रहेगा कि उनके पास दोनों प्लांट हैं। एक चीज जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, बाई चांस आप कोई जगह से पौधे ले लिया, 4 साल के बाद आपको पता चल रहा है जी मेरे पास सारे मेल आ गया, बस सारे फीमेल आ गया, तो क्या करेंगे? आप काट के फेंक देंगे? तो काटना तो नहीं है ना। फलदार पौधे 4 साल हो गया तो उसके ऊपर आप मिड टर्म करेक्शन, हम एक वर्ड यूज करते हैं। अच्छा। जे मेल पौधे में आप ग्राफ्टिंग करके बाडिंग करके फीमेल प्लांट लगा लीजिए। अच्छा। और फीमेल में आपका कमी है तो उसमें मेल कर दीजिए, ग्राफ्टिंग करके मेल कर दीजिए। तो एक ही प्लांट में आपको आजकल सेब में भी देखेंगे पॉलिनाइजर कम हो रहा है तो कोई ब्रांच में पॉलिनाइजर प्लांट को ही ग्राफ्टिंग कर देते हैं, तो इसी तरह आप कर सकते हो जी। तो सर अगर हम जैसे कीवी में रोग और कीट लगने की बात करें तो कौन कौन से रोग लगने की संभावनाएं रहती है और किस तरह से उनका प्रबंधन किया जा सकता है? देखिए, रोग का तो एक रोग बहुत फैलाता है। कोई भी शीतोष्ण फल जब हम कल्टीवेट करते हैं तो वो है व्हाइट रूट रॉट, मतलब एक जड़ गलन रोग। अच्छा। वो कोई भी क्रॉप के लिए खतरनाक होता है, वो पौधे को मार देते हैं, तो वो वाला लगता है। तो उसके लिए आपका ऑर्चर्ड में सैनिटेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए जी, आपका तौलिया ठीक से बनना चाहिए आपका, लेकिन वो वाला के लिए आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे कि कोई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का है, जैसे ब्लाइटॉक्स है, फिर आपका ब्लू कॉपर है, फाइटोलाइन है, तो इसी तरह करिए। इवन बेबिस्टिन के ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड हम बोलते हैं, तो इसमें बेबिस्टिन आप ड्रेंचिंग करिए। कभी कभी आपका वो लगता है कीड़ा लगता है जड़ में, तो जड़ में कीड़ा लगता है तो क्लोरोपाइरिफॉस का भी ड्रेंचिंग कराइए, ठीक है। बाकी टेनिया में आपका स्टेम पेंट वगैरह करना चाहिए विंटर में, और मैं जैसे बोला आपका तौलिया साफ सुथरा रखना चाहिए, और प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एरेशन ऑर्चर्ड में होना चाहिए। तभी आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग का जो मैं बोल रहा हूँ जो इसको इतना फोलिएज हो जाता है जिस समर प्रूनिंग का भी जरूरत पड़ता है, तो लेकिन समर प्रूनिंग इतना हेवी नहीं करना पड़ता है, हल्का लाइट समर प्रूनिंग का जरूरत पड़ता है। बाकी जैसे एक मंकी इसमें ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, क्योंकि ये फ्रूट के ऊपर एक हेयर आता है, आप देखा होगा खाने के टाइम में, जो कभी कभी इसको हेयर रिमूव करना पड़ता है जब ग्रेडिंग पैकिंग करना पड़ता है, तो ये मंकी ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। लेकिन एक
लंबा पूंछ वाला एक मैना, हिल मैना बोलते हैं, लंबा ये एक वो फ्रूट को खाता है, एक खा के ले जाता है, माने चोंच से ये फ्रूट को तोड़ के ले जाता है दूर तक। ये हमारा फार्म में देखा जी, जहाँ पर कीवी का कोई पौधे ही नहीं है वहाँ वो फ्रूट मिल जाता है। तो कभी कभी हम देखा जाए वो मुंह से ले जाते हैं जी। तो इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ता है जी, एक तो आपका हेल डैमेज हो जाता है जी कीवी में, पर्टिकुलरली जब आप देखा होगा जी बारिश टाइमली नहीं होता है, बाद में होता है, गर्मी का टाइम में मतलब ठंडापन भी है और थोड़ा गर्मी भी है, सुबह शाम को ठंड है, दिन में गर्मी बढ़ रहा है, उसी टाइम में हेल स्टॉर्म होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए हम एंटी हेल नेट का यूज़ करते हैं जी पौधे को बचाने के लिए। तो एंटी हेल नेट लगा देंगे तो वो वाला जो मैना, जो लॉन्ग टेल्ड मैना है, वो फिर डैमेज नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो सर आपने इतनी सारी चीज़ें बताई है किस तरह से पौधे का ध्यान रखा जा सकता है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि समय कितना लगता है इस पौधे को तैयार होने में, और इसकी जो बुआई है वो कब की जा सकती है, और इसकी तुड़ाई कब होती है, कौन से महीने में होती है? देखिए बुआई का नहीं है यहाँ तो प्लांटिंग, बुआई का खाली आपको नर्सरी में आप जो बोला जी सीडलिंग ग्रो करने के लिए बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई जब करेंगे वो विंटर में ही करेंगे। हाँ, वो भी विंटर में मतलब जब ठंडापन रहता है ना विंटर मंथ में आप कर दिया, फिर आपको एक साल में वो वाला ग्रो होंगे, फिर आप उसके ऊपर ग्राफ्टिंग बडिंग करेंगे। और बाकी जो पौधे जब लगाएंगे विंटर में ही, एक्चुअली कोई भी सिचुएशन फॉल सारे विंटर मंथ मतलब मार्च तक इसको लग जाना चाहिए। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बड बस्टिंग हो जाएगा, फिर इसको हार्मफुल इफेक्ट आ जाता है। पौधे लगाने के बाद फिर मर भी सकता है, कोई पानी कम हो गया, कुछ होगा, कोई फल्टी प्रूनिंग भी कर दिया जे बड बस्टिंग के टाइम में, तो सैप फ्लो में फिर इंजुरी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ये डोरमेंसी का टाइम में पौधे में भी जान है जी। तो पौधे जब सुप्तावस्था में कोई भी ऑपरेशन कराओगे, लोग एक लोकल एनेस्थेसिया दे देता है ना, आपके कुछ हुआ तो कुछ लोकल एनेस्थेसिया दे दिया तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सुप्तावस्था में आप जब कंसल्ट करते हैं पौधे को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, तो इसलिए हम जनरली इसी टाइम में ही करते हैं। और पौधे का जो आप बोल रहे हैं जो प्लांटिंग भी विंटर मंथ में हम कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ है जो कोई गड्ढा बना दिया, पौधे नहीं मिला, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, जहाँ पर प्लास्टिक बैग में पौधे होते हैं ना, तो वो मड बॉल के साथ बरसात के टाइम में ये जो गड्ढा बना के रख दिया, उसी टाइम में वो लगा सकता है मड बॉल के साथ। जो जड़ को ओपन नहीं करना है, मिट्टी के साथ वो लगा सकता है जी। तो वो बरसात में भी लगाई जा सकती है। बरसात में लगा सकते हैं जी। जनरली हम रिकमेंड तो करते हैं विंटर में ही लगाने के लिए, तो लेकिन कई जगह में आपका एक साल पूरा नुकसान ना करके जी भाई कोई प्लास्टिक में पौधे मिल जाएगा, तो प्लास्टिक बैग को काट के तो उसमें मिट्टी के साथ ही वो गड्ढा में लगा सकते हैं जी। बिल्कुल। तो सर जैसे हम आजकल देखते हैं पॉली हाउस का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, बहुत सारे जो किसान हैं वो पॉली हाउस में अपनी खेती शुरू कर रहे हैं या फिर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर हम कीवी की बात करें, क्या कीवी भी पॉली हाउस में लगाई जा सकती है? हाँ, देखिए पॉली हाउस में तो कोई भी क्रॉप लगा सकते हो, उसका हाइट का भी देखना पड़ेगा। फलदार पौधे के लिए जैसे मैं बोला जी इसका हाइट भी ठीक ठाक होना चाहिए, इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन एक मेन है जो पॉलिनेशन, आपका परागण कंप्लीट करने के लिए आप तो मेल फीमेल प्लांट लगाएंगे, लेकिन ये जो मेल प्लांट में जो पराग रहेगा उसको फीमेल प्लांट में जाने के लिए एक एजेंट चाहिए। हाँ, एजेंट जो पॉलिनेटर हम बोलते हैं, जैसे कि आप मधुमक्खी हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, कोई चींटी हो गया, और कोई कभी कभी एयर विंड भी एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं। वो सब फैसिलिटी आपको पॉली हाउस में देना पड़ेगा, तब जाके उसका पॉलिनेशन पूरा होगा जी। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, स्पेशली परागण के समय का ध्यान रखें, तो फिर वो पॉली हाउस में भी बहुत इजीली लगाई जा सकती है जी। तो आजकल हम देखते हैं खेती बाड़ी में और कृषि में बहुत सारी नई तकनीकें आ चुकी है, तो कीवी की खेती के लिए ऐसी कौन कौन सी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, एक तो नया टेक्निक जो है कीवी का जो साइज इंक्रीज करना चाहिए जी। कीवी लगता है गुच्छा में, आपको पूरा सारे गुच्छा का फल आप लास्ट तक ले जाएंगे तो कुछ फल तो बड़ा होता है,
कुछ फल छोटा होता है। जी। तो आपका फ्रूट साइज इंक्रीज करने के लिए कुछ बायोरेगुलेटर का इस्तेमाल हो रहा है, जो हार्मोन बेस्ड है, पर्टिकुलरली साइटोकाइनिन बेस्ड। तो साइटोफिक्स बोल के बाजार में आ रहा है, तो उसका आप डिपिंग भी कर सकते हैं गुच्छा का, और नहीं तो स्प्रे भी कर सकते हो। एक तो ये वाला तकनीक चल रहा है। बाकी एक तकनीक जो मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, जो इसको प्रूनिंग, जो विंटर में, सर्दी का टाइम में प्रूनिंग तो करना ही पड़ेगा, जो उसको आपको 4 बाड की 6 बाड में लेकर, पिछले साल का लेकर आपको प्रूनिंग करना पड़ेगा। फिर नया जो ग्रोथ आएगा उसमें आपको फल मिलेगा। तो फिर आपको देखना पड़ेगा जो समर प्रूनिंग का भी जरूरत है। अच्छा। क्योंकि इसका इतना वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाता है। हम जनरली बोलते हैं 2 पत्ते के साथ 1 फल, ये वाला कंसेप्ट लेकर आप उसको आगे जा सकते हो। जी बिल्कुल। तो सर, जैसे हम बात करें प्रशिक्षण की, जैसे आपने बात की थी इसमें प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो कहाँ कहाँ पे वो प्रशिक्षण ले सकते हैं? देखिए, प्रशिक्षण के लिए हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र शिमला में देते हैं। हमारा कभी अंबुजा फाउंडेशन फार्मर्स को ले आता है, कभी NHB फार्मर्स को ले आता है, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ले आता है, हम तो देता ही है। जी, बहुत सारी जगह पे इसकी प्रशिक्षण भी लिया जा सकता है। सर, आपने कीवी की खेती से रिलेटेड हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने कीवी की खेती से जुड़ी हमने जानकारी के प्रमाणिक सर से जानी। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये जानकारी लाभान्वित होंगे आप इस जानकारी से। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।